आप सभी साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज हम शिवम कोचिंग सेंटर में हैं और बच्चों को नैतिक शिक्षा और ध्यान के बारे में समझाने के लिए कि नैतिकता अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे महत्व रखती है और ध्यान का क्या महत्व है एक शिक्षा के क्षेत्र में, और एक विद्यार्थी के तौर पे ध्यान का महत्व इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। और कुछ सवाल है जो विद्यार्थी मुझसे पूछना चाहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम परमिला कुमारी है। मेरा एक सरल और सीधा सवाल है ये कि आज के दौर में एग्जाम में परसेंटेज लाना जरूरी है या अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित करना है। यहाँ पे सवाल आया है कि अलग अलग क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करना जरूरी है क्या, या परसेंटेज महत्व रखता है। परसेंटेज, चूँकि अगर मेरा अनुभव अगर मैं साझा करूं और जो चीज़ें मैंने अभी तक वर्तमान में अभी तक जो जाना है मैंने, उसके लिए परसेंटेज महत्व नहीं रखता उतना। परसेंटेज का मतलब जैसे हम समझते हैं परसेंटेज तो 1% को भी परसेंटेज ही कहते हैं, लेकिन परसेंटेज कहने का अर्थ मैं समझ सकता हूं कि आपने परसेंटेज का मतलब किस अर्थ में पूछा है मुझसे। परसेंटेज कहने का अर्थ आपके लिए ये था कि 80, 90 या 90 से एबव जो लोग नंबर लाते और जो लोग 60 to 80% नंबर लाते। मैं समझ सकता हूं कि आपका सवाल उस 60 से 80 के बीच का था। सही कह रहा ना, 60 to 80 के बीच में था कि परसेंटेज ही महत्व, क्योंकि परसेंटेज महत्वपूर्ण अभी वर्तमान के समय में 90, 95, 99% जो ला रहे हैं उन्हीं को एक वेल एजुकेटेड पर्सन कहना, और जो 60 to 80 के बीच में है, जो वर्तमान में अधिकतर एवरेज स्टूडेंट की जो संख्या है 60 to 80% लाने वालों की, उनका ज़्यादा महत्व है। क्या वो जो 60 to 80 ला रहे हैं, क्या वे अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते? क्या वो परसेंटेज जीवन में सफलता के लिए लाभदायक है या नहीं? तो अगर हम देखने के लिए जाएं, बड़े से बड़े जितने भी साइंटिस्ट हुए, चाहे आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, या वर्तमान में जो बड़े से बड़े रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क हो या बिल गेट्स हो, अंबानी हो, ये कोई भी 99% वाला नहीं है, या इनका परसेंटेज कोई भी स्कूल टॉपर नहीं रहा, कॉलेज टॉपर नहीं रहा है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो 99% लाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो भी अपने जगह पे सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में वो अपने जगह जहाँ है वे वहाँ भी सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो 60 to 80% लाने वाले जो बच्चे हैं वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अधिकतर जो जनसंख्या, मैक्सिमम जो लोग सक्सेसफुल पर्सन है 60 to 80% वाले लोग ही। और ऐसा होने के पीछे का कारण ये भी है कि वो इसी दौरान जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं तो दो चीजें घटनाएं घटती हैं। या तो वो 60 to 80% उनको इसलिए आई है क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, या पढ़ाई को वो महत्व नहीं देते हैं, इसीलिए उनका परसेंटेज 60% आता है, और उनको पढ़ाई से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी लोग 60% लाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 60 to 80% लाने वाले बच्चे अलग क्षेत्र में भी कार्य करते हैं। दूसरे वैसे लोग जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं किसी भी देश के विकास में, वो 60 to 80% वाले लोग कौन हैं? वे लोग जो कि 60 to 80% नंबर तो लाते ही है, और साथ में जो वो 20 to 40% जो उनका बच रहा है, जो परसेंटेज बच रहा है और वो नहीं ला पा रहे हैं शिक्षा में, उसका कारण क्या है?
उसका कारण है उनका दूसरे फील्डों में कार्य करना। वो शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, दूसरे अलग अलग फील्ड में भी कार्य करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा ग्रहण के साथ साथ वे दूसरे और भी कौन से कार्य करते हैं, उसका मैं अपना व्यक्तिगत, मेरा अपना उदाहरण है, अनुभविक उदाहरण, कि मैं पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी था और स्कूल के बाद बचा हुआ समय मैं अपने खेल में भी दिया करता था। यही कारण है कि मैं 4 टाइम नेशनल चैंपियन भी रहा और मेरा 10 हो या 12 हो या ग्रेजुएशन हो, 70% एबव मेरा नंबर भी रहा। तो मेरा ऊर्जा, जो बचा हुआ ऊर्जा था, जो 30% मैं नहीं ला पा रहा था, ये 30% ऊर्जा मैंने कहाँ लगाया? खेल में। कोई व्यक्ति या कोई लड़कियां, स्त्रियां, वो अपना वो ऊर्जा जो वो पढ़ाई से छोड़ी हुई है, उस ऊर्जा का उपयोग या तो वो अपने टैलेंट में, एक टेक्निकल हैंडेड को देती है, जैसे वो डांस के क्षेत्र में हो, नृत्य के क्षेत्र में हो, सिंगिंग, गान के क्षेत्र में हो, या फिर अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपनी ऊर्जा को व्यय करते हैं जहां से उनके चेतना और बुद्धि का विकास हो सके। जैसे कोई व्यक्ति सिर्फ सिलेबस की किताबों को 60-70% पढ़ रहा है और बाकी अदर नॉलेज इकट्ठा करने के लिए वो 30% ऊर्जा उधर लगा रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ऊर्जा लगनी चाहिए। अगर ऊर्जा बचती है तो वो ऊर्जा गलत कृत्यों की तरफ जाएगी। और इसी कारण से लोगों में एक चलन गया कि शांत दिमाग शैतान का होता है, खाली दिमाग शैतान का होता है। क्योंकि खाली दिमाग में नेचुरली वो जो मन का जो स्वभाव है, क्योंकि हम मन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो मन का स्वभाव है उछल कूद करना, गलत कृत्यों की तरफ ज्यादा भागना, ये नेचुरली हो जाता है। अच्छी चीजों की तरफ करने की, जैसे अगर एक मरी हुई जो मछली है, अगर वो मर गई है तो धारा के साथ बहेगी, आराम से बह सकती है, उसको तैरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जीवित मछली है वो धारा के विपरीत साइड में, तो उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। तो जो लोग धारा के साथ बहते हैं, जैसे धारा के साथ अगर गलत चीजें अभी चल रही हैं, गलत शराब पीना, नशे करना, गलत कार्यों में उलझे रहना, अभी वर्तमान की धारा चल रही है मैक्सिमम लोगों की, तो अगर आप अपने आप को इस धारा में छोड़ देते हैं तो आप गलत ही जाएंगे, भटकेंगे ही, कंफर्म है। तो मैक्सिमम जो गुरुकुल की जो शिक्षा थी, हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बचना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैंने अपने आश्रम पे, अपने मेडिटेशन सेंटर पे कार्यक्रम रखा। शनिवार को ये सारे बच्चे आए हुए थे और बहुत बदमाशी कर रहे थे, इधर कूदना, उधर कूदना, हल्ला करना, ये करना। संडे को मैंने उन लोगों को बुलाया और बुला करके उन लोगों को मेडिटेशन कराया, और मेडिटेशन कराने से पहले 15 मिनट एक्सरसाइज करवा दिया। एक्सरसाइज इतना कराया कि पसीना पसीना हो गए, थक के गिरे, और 15 मिनट मैंने उन्हें ध्यान करा दिया। अब दिन भर कोई बदमाशी नहीं किया था, क्योंकि जो बदमाशी करने के लिए जो ऊर्जा उनके पास रहती थी उसी को मैंने खर्च करवा दिया अच्छी चीजों में। अब वो ऊर्जा उनका बचा ही नहीं था, तो बदमाशी कैसे करेंगे? तो इसीलिए अपने बच्चों को भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के तरफ ही नहीं, क्योंकि अगर उन्हें मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग आयामों में, अगर एक वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम किसी एक ही डायमेंशन में अगर कार्य करते हैं तो हम उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। अगर उदाहरण के लिए अगर हम महेंद्र सिंह धोनी को ही ले, जो सफल कप्तान रहा है और एक सफल क्रिकेटर रहा है, उन्होंने क्या किया? अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो क्रिकेट के मैच में वो बैट बॉल लिए नजर आता है, लेकिन ऐसे उसके सारे वीडियो जो वायरल होते हैं वो फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं या नहीं आते? उसके जो वीडियोस है ऐसे फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। रोनाल्डो या मेसी जैसे महान फुटबॉलर आपको फील्ड में तो फुटबॉल के साथ खेलते नजर आते हैं, लेकिन वे लोग बंद कमरे में साइकिल चलाते हैं और स्विमिंग करते हैं। घंटों घंटों, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे वे स्विमिंग करते हैं। मतलब अगर आपको किसी एक क्षेत्र में अगर सफल होना है तो अलग अलग क्षेत्रों में भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आप किसी एक क्षेत्र में अगर कार्य करते हैं तो मन का स्वभाव है वो बोर हो जाना, और उस क्षेत्र में आप, और मन जो है, जो माइंड का जो विकास है, मेंटली जो स्ट्रोंग होना है, तो अलग अलग डायमेंशन की क्रियाओं को करना। मैं ही जब 3 महीने के लिए जब बोध गया में था, तो 24 घंटे का ही अगर दिन में बताऊं तो सुबह उठ करके फ्रेश होकर के एक्सरसाइज करके ध्यान करना,
ध्यान करने के बाद नाश्ता करने जाना, नाश्ता करके आए तो थोड़ा देर आराम किए और फिर किताब पढ़ना शुरू कर देना, फिर ध्यान करना। उसके बाद फिर समय मिला तो हम करें तो क्या रे क्या, तो बैठ कर पेंटिंग बनाना शुरू कर देते थे। पेंटिंग बनाना खत्म हुआ तो फिर ध्यान करो, फिर ध्यान से फिर फुर्सत मिले तो फिर किताब पढ़ना शुरू कर दो। मतलब मैं ध्यान तो कर रहा था, ध्यान मेरे लिए फोकस था, मेन फोकस किस पे था, ध्यान करने पे। लेकिन जो समय बच रहा था उसको मैं क्या कर रहा था, कभी किताब पढ़ रहा था, कभी ड्राइंग कर रहे थे। मतलब अपनी ऊर्जा को सम्यक दिशा में बढ़ाना, मतलब ऐसी दिशा में जहां से हम कुछ सीख सके, अच्छा कर सके। अभी लोगों की एनर्जी बच रही है तो क्या कर रहे हैं, मोबाइल लेकर के गलत कृत्यों में चले जा रहे हैं। अपनी ऊर्जा जो सबसे ज्यादा बोलने से ऊर्जा लगती है वो फोन पे बिता दे रहे हैं। इस वजह से तो ऐसा कहना भी मैं सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कह सकता कि 60 to 80% लाने वाले टैलेंटेड होते हैं, 60% लाने वाले टैलेंटेड नहीं हो सकते। उस दिशा में जब वो अपनी 40 to 20% अपनी ऊर्जा को सही दिशा में अगर नहीं लगा रहे हैं और उस ऊर्जा को गलत दिशा में लगा रहे हैं तो वो गलत। लेकिन अगर 60 to 80% आप ला रहे हैं और बचा हुआ 20 to 40% आपने नई चीजों को सीखने में लगाया तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, बहुत ज्यादा। आप पढ़िए, पढ़ने में अगर आपको अपना सिलेबस पढ़ने में बोरिंग लग रहा है, उस किताब को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली बैठ जाइए, कुछ ऐसा कृत्य कीजिए। आपको पेंटिंग करना है पेंटिंग कीजिए, कुकिंग करना है कुकिंग कीजिए, पेंटिंग करना है पेंटिंग कीजिए, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट, एक्सरसाइज कर लीजिए। लेकिन गलत जो कृत्य, जिस कृत्य को करने से आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ गिरती है, ऊपर नहीं, आपका चेतना का उत्थान नहीं होता, गिराव होता है, बौद्धिक विकास नहीं होता, गिरावट आती है, ऐसा कोई भी कृत्य को ना करे। मेरा सवाल है कि जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी है या फिर उसके अलावा दूसरा कुछ भी? दूसरा सवाल मेरे पास आया है कि कामयाब होने के लिए पढ़ाई जरूरी है या दूसरा कुछ भी। इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि आप अभी पढ़ाई को उस दिशा में समझ रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई करके ही जो चीज़ें बनी जा सकती है। जैसे आपके दिमाग में होगा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं। पढ़ाई प्रत्येक चीज़ के लिए जरूरी है। आज अगर हम भारत में जो किसानी देखते हैं, किसान फार्मर्स को देखते हैं, तो वो किसान सुबह उठते हैं, नॉर्मली रहते हैं, नॉर्मल चीज़ों से वो खेती करते हैं और वैसा ही उपजता है तो उपजा, खराब हो गया तो खराब हो गया। ये चीज़ें, पढ़ाई का महत्व हर आयाम में है, हर क्षेत्र में है। वो किसी भी क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, उस क्षेत्र में बिना पढ़ाई के आप सफल नहीं हो सकते। इसीलिए पढ़ाई का मतलब मैं समझ सकता हूँ, पढ़ाई के मतलब जो शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं सिर्फ उसी के लिए, क्योंकि भारत में पढ़ाई का मतलब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर और वकील यही सब देखा जाता है, किसानी को नहीं देखा जाता। लेकिन आप अमेरिका के फार्मर्स को उठा के देखेंगे तो वहाँ के किसान भी आधुनिक साधनों का उपयोग करके खेती करती है। और जानकर आप लोग को हैरानी होगी कि वो बिना खेत में जाए हुए भी फसल उगा रहे हैं लैब में, बिना मिट्टी के फसल उगाए जा रहे हैं। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप किया है किसानों ने और किसानी दिमाग ने कि एक ही पेड़ में 10-10 फलों को उगाना, कैसे बंजर जगहों पे भी हम खेती कर सकते हैं, इसकी तकनीकी का उपयोग करना। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो खेती कर रहे हैं। तो पढ़ाई का जो महत्व है वो खेती में भी है। एक जूते सीने वाला जो भारत में है वो नॉर्मल क्या करता है, वो घूम रहा है बैग लेकर के। लेकिन विदेशों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो काम भारत के जो जूते सीने वाले हैं वो 1 घंटा में करते हैं, उसी कार्य को वो 5 मिनट में करते हैं। मतलब टाइम ड्यूरेशन को घटा देना टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। तो आप किसी भी कृत्य को, जैसे अभी यहीं पे आप लोग देख रहे होंगे कि गन्ने का रस निकालने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, पूरा मेहनत करते हैं तब जाकर के गन्ने का जूस निकलता है। अब टेक्नोलॉजी का यूज करके दिल्ली जैसे और शहरों में, बड़े बड़े, पहले दूसरे देशों में आया, बड़े बड़े शहरों में आया है, अब वो एक तरफ से मशीन में सिर्फ डालने का काम कर रहे हैं गन्ने को और वो रस अपने आप निकल रहा है और छन करके आ रहा है, छानने की भी जरूरत नहीं। तो टेक्निकली
टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, चूंकि आने वाले समय में अगर आपके पास आधुनिक ज्ञान नहीं है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो आप पिछड़ते चले जाओगे। और भारत पिछड़ता हुआ इसीलिए है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ एक साथ नहीं है, उसके स्तर पे वो नहीं जी रहा है। तो पढ़ाई प्रत्येक क्षेत्र में जरूरी है। और जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं कि दूसरे जगह में भी क्या पढ़ाई से अगर नहीं करते क्या दूसरे फील्ड में नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। पढ़ाई तो प्रत्येक क्षेत्र में चाहिए आपको, पढ़ाई प्रत्येक क्षेत्र में चाहिए। नहीं तो गोलगप्पा बेचने जा रहे हैं और आपको काउंटिंग नहीं आती है तो क्या करेंगे? गोलगप्पा बेच रहे हैं और काउंटिंग नहीं आती है, पैसा गिनने नहीं आता, क्या करेंगे? तो पढ़ाई तो हर क्षेत्र में जरूरी है। मेरा सवाल यह है कि आज की वर्तमान शिक्षा क्या बच्चों में समग्र विकास के लिए काफ़ी है या फिर वो बच्चों को किस ओर ले जाना चाहती है? धन्यवाद। तीसरा सवाल ये है कि आज की वर्तमान शिक्षा क्या बच्चों के समग्र विकास के लिए काफ़ी है या ये बच्चों को किस ओर ले जा रही है? वर्तमान की शिक्षा अगर मेरे मायने में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक लेबर तैयार करने के लिए है। एक कह सकते हैं कि ह्यूमन रोबोट तैयार करना चाहती है। वर्तमान की जो शिक्षा है वो सिर्फ रोबोटिक है, वो आपको बस कार्य करने की क्षमता प्रदान कर रही है, मतलब क्या कार्य करना है, स्किल लेबर तैयार कर रही है। आपको नौकर कैसे बनना है उसके लिए सिखा रही है। वर्तमान की शिक्षा आपको राजा कैसे बनना है इसकी शिक्षा आपको बिल्कुल नहीं दे रही है। वो एक जैसे रोबोट एक बेहतरीन कार्य कैसे कर सकता है उसी तरीके से आपसे बेहतरीन कार्य करने की सिर्फ शिक्षा दे रहा है। वर्तमान की शिक्षा में कहीं भी संस्कार नहीं, वैसे संस्कार जो जीवन जीने की शैली और जीवन जीने के स्तर को विकसित कर सके। क्योंकि जितना ज्यादा आप देख रहे हैं जो देश सबसे ज्यादा शिक्षित है उतना ही ज्यादा वो भ्रष्ट संस्कार वाले हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, ऐसे जो पश्चिम देश पढ़े लिखे तो है, कपड़े का स्तर क्या है? कपड़े का स्तर क्या है वहां पे? रिश्तों का संबंध का स्तर क्या है वहां पे? इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो वेल एजुकेटेड हो जाने से, एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्तित्व हो जाने से एक नैतिक व्यक्ति हो जाना जरूरी नहीं है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना और नैतिक व्यक्ति होना दोनों में अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो वर्तमान की शिक्षा में नैतिकता तो है ही नहीं। आज बच्चे, मैं ही जिस स्कूल से पढ़ा, डीएवी स्कूल से मैं पढ़ा हूं, तो टीचर ने अगर डांट दिया और सबके सामने डांट दिया या थप्पड़ मार दिया तो टीचर स्कूल के गेट से बाहर निकले नहीं कि बच्चे उनका मुंह बांध करके मारना शुरू कर दिए। ऐसे कई घटनाएं मेरे आंख के सामने की। ये संस्कार है, बच्चों में ऐसे संस्कार विकसित किए गए हैं कि उनके अंदर, वे पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े आप देखेंगे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, भारत के ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेजेस के जो विद्यार्थी हैं वही मारपीट करते हैं, वही मारपीट करते हैं। उन्होंने गुट बना के रखा है, गुटबाजी करते हैं। सबसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में ही ड्रग्स के सबसे बड़े अड्डे हैं, ड्रग्स का सबसे बड़ा अड्डा सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज। नैतिकता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैसे आप एक रोबोट बन सकते हो, अच्छे कार्य कर सकते हो, इसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है, ना आपके अंदर नैतिकता लाई जा रही है। एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भी 100-200 रुपया के लिए घूस कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं, 1000-2000 रुपया घूस ले रहे हैं, तो फिर उतना पढ़ लिख कर क्या फायदा? उनके अंदर नैतिकता नहीं है। आईएएस बन गए हैं लेकिन नैतिकता नहीं। पुलिस बने हैं, अपने आप को तो कहते हैं जरूर कि हम बहुत बड़े पद पे हैं, हम समाज के रक्षक हैं, और ऐसे कई केसेस आए हैं कि महिलाएं ने जब अपने ऊपर हुए बलात्कार का केस करने के लिए गई तो उल्टे के थाने के अंदर ही पुलिस वालों ने उनका बलात्कार किया। ऐसे कई सेना के भी कुछ लोग ऐसे मिले, अब मैं सबूत तो नहीं दे सकता इसीलिए मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, कि वैसे लोग जब मुझे जिम के अंदर में मिले, मुझे जब मैं जिम चलाया करता था, तो वे मुझे कहा करते थे
कि हम लोग मैंने ही जब उनसे पूछा कि रात में आप लोग कैसे जंगलों में आप लोग ट्रेवल करते, जंगलों में कैसे रक्षा के लिए घूमते हो, तो वे बोलते थे कि हमें एक शराब का बोतल मिलता है। कहाँ तक सही है वो वही जाने, जो मुझे उस व्यक्ति ने कहा वही मैं बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि हमें रात में एक बोतल शराब मिलता है छोटा सा, उसी को पी करके रात भर जंगल में बिताते हैं ताकि हमें डर ना लगे। हम बोलते हैं शराब पीते हैं तो फिर तो वो मादक पदार्थ गलत चीजों के प्रति आकर्षित करती है, काम वासना के प्रति आकर्षित करती है, तो क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों, मेरा सवाल भी यही था, क्योंकि आप तो अपने वाइफ के साथ में, अपने परिवार के साथ में नहीं रहते हो कैंप में। तो वे बोल रहे थे कि रात में जब हम लोग जाते हैं जंगलों की तरफ, तो उधर अगर आदिवासियों के कबीले होते हैं तो हम आदिवासियों की लड़कियों को उठा करके उनका रेप कर देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो हमने कहा क्या वे लोग आप लोग के ऊपर केस नहीं करते? तो वे कहते हैं क्या पुलिस केस ही नहीं लेती है, क्योंकि हम लोग सेना में हैं, तो पुलिस केस लेती नहीं। और अगर दबाव डाला जाता है केस करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें मार देते हैं जान से, और फिर मीडिया में तो ये तो फैला दिया जाता है कि नक्सली थे, हमने नक्सलियों को मारा, ऐसा बोल करके हम लोग प्रचार करवा देते हैं। तो इस तरीके के कृत्य, क्या वे लोग पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे है या नहीं है, लेकिन नैतिकता नहीं है, संस्कार नहीं है, अच्छे संस्कार उनके अंदर में नहीं। तो इसीलिए वर्तमान की शिक्षा लोगों में नैतिकता को पैदा नहीं कर रही है। और ये अगर नैतिकता ना हो तो इंसान इंसान को इंसान जैसा नहीं समझेगा, सिर्फ भोग की वस्तु समझेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो सवाल किए थे उसका मैंने जवाब दिया और आपको वो जवाब मिल गया हो, ऐसा मैं आप सभी से आशा रखता हूं। और आप लोग प्लीज बैठ जाएं, क्योंकि नैतिकता बिना ध्यान के आती भी नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे हम ध्यान की तरफ जाएंगे, 5 मिनट के लिए मैं ध्यान बताऊंगा कि प्रतिदिन आपको वैसे करना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए आप मुझे समय दें और बैठें, मैं जो तरीका बताता हूं उस तरीके का उपयोग करें और अपने जीवन में इसे दैनिक जीवन में शामिल कर लें। तो ध्यान का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं वैसे वैसे हमारे दिमाग की जो तंतुएं हैं अलग अलग, वो धीरे धीरे डेवलप होती हैं। और ध्यान करने से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। ऑक्सीजन लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी। क्योंकि जो लोग डिप्रेशन के और एंजाइटी के शिकार होते हैं, जो टेंशन और सुसाइडल तक जाते हैं, तो कहा जाता है कि उनके ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। और वही प्रवृत्ति, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में बढ़ती है तो हम नशे की तरफ भागते हैं या दवाइयाँ लेने के लिए जाते हैं। तो अगर हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और अलग अलग क्षेत्रों का, अलग अलग टिश्यूज़ का हमारा विकास होगा, हमारे ब्रेन के अलग अलग भाग का विकास होगा। और हमारे मेमोरी पावर हो या अवेयरनेस, जागृति का जो क्षमता है, और एक अनुभवी, एक चेतना वाले, एक अच्छे संस्कार वाले व्यक्तित्व के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको आनापान जो ध्यान है, जिसे गीता में बताया गया है, बुद्ध ने भी बताया है, कृष्ण ने भी बताया है, और सारे धर्म ग्रंथों में आनापान का जिक्र है। आनापान श्वसन क्रिया पे ध्यान देने की एक विधि है, जिसमें हम वर्तमान में आप देखेंगे कि आप लोग फेफड़े से श्वास ले रहे, सांस को यहाँ से लेते हैं और इतना ही से छोड़ देते हैं। जबकि अगर बच्चे को घर में सोते हुए देखिएगा तो वो लोग नाभि से सांस, पेट फूलता है पचकता है, फूलता है पचकता है। तो चूंकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम अपने जीवन में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम श्वास को भी तेजी से लेते हैं और फेफड़े तक ही लेकर के वहीं से छोड़ देते हैं। तो जब हम पेट से श्वास लेना जब शुरू करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारा चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और बीमारियां नहीं होंगी। तो इस ध्यान को करने के लिए हम पेट से, जैसे अभी मैं जो बता रहा हूँ, पेट से श्वास नाक से ही खींचना है, पूरा पेट पूरा भर लिए, धीरे धीरे छोड़ना, लेना है पूरा गहरा और छोड़ना धीरे धीरे। हाथ को, ये बाएं हाथ को नीचे, दाहिने हाथ को इसके ऊपर ऐसे रख करके, और कमर को सीधा और गर्दन सीधा रख करके ऐसे ही बैठेंगे और गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे उसको।
अब आंख बंद कर लीजिए और जो श्वास नाक से अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, यहाँ पे श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर जाते हुए दोनों को देखते रहना है। श्वासों पे ही नज़र रखना है। कभी आपके घर पे पहुंच जाएगा आपका मन, कभी कॉलेज में, कभी स्कूल में, कभी मार्केट में, उसे फिर खींच करके फिर श्वासों पे लेकर के आना है। तो चलिए सब के सब इस ध्यान को शुरू करें। गहरी सांस ले, आंख बंद करें सब, धीरे धीरे छोड़ें। गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़ें। सारा ध्यान श्वासों पे, सारा ध्यान श्वासों पे रखेंगे। सारा ध्यान श्वासों पे, सारा ध्यान श्वासों पे। आती जाती श्वासों को देखते रहिए। आती जाती श्वासों को देखते रहिए। आती जाती श्वासों को देखते रहिए। सारा ध्यान श्वासों पे। सारा ध्यान श्वासों पे रहेगा। पेट तक गहरा श्वास भरेंगे और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। गहरी श्वास पेट तक भरेंगे और फिर उसे धीरे 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 छोड़ेंगे। गहरी श्वास लेंगे, फिर उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। सारा ध्यान नाक के द्वारों पे, श्वासों को आते जाते देखते रहना है। अंदर जाती हुई सांसें ठंडी होंगी और बाहर आते हुए सांस गर्म महसूस होंगे। आप आते जाते ठंडी और गर्म श्वासों को देखते रहिए, देखते रहिए। आती जाती ठंडी और गर्म श्वासों को देखते रहिए, देखते रहिए। आती जाती श्वासों को देखते रहिए। पेट तक गहरा श्वास भरे
और धीरे धीरे उसे छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है और श्वासों को देखते रहना है। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, 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 सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। नाभि के आसपास अब आपको गर्म महसूस हो रहा है। वो गर्मी बहुत समय से, जो सांस हम नाभि से पेट से लेना छोड़ दिए हैं, अब जब हम श्वास को ले रहे हैं, अब जब हम श्वासों को ले रहे हैं और फिर से वो पुराना जो यंत्र है वो एक्टिव हो रहा है और वो सक्रिय होने के कारण पेट में नाभि के चारों ओर आपको एक गर्मी महसूस हो रही होगी। और धीरे धीरे आपका मन भी शांत हो रहा है। आपके मन मस्तिष्क में एक अलग ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपका मन बहुत शांति की ओर जा रहा है। आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचने के कारण आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, शांत हो रहा है और आपको आंतरिक शांति महसूस हो पा रही है। आपका मन शांत हो रहा है। इस ध्यान प्रक्रिया को आनापानसति योग कहते हैं। इसे सुबह सुबह फ्रेश होकर के, नहा धो करके इसे करने से और रात में सोने से पहले करके सोने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपके मन शांत होंगे। शिक्षा में आपको बहुत लाभकारी होगा, फोकस के लिए, पढ़ाई के लिए और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके अंदर अनुशासन और दृढ़ संकल्प पैदा होगा। आप अपने दोनों हाथों को रगड़े, दोनों हाथों को रगड़े। आँख अभी कोई खोलेगा नहीं और दोनों हाथों को आँखों पे रख ले। आँख पे रखे, आँख पे रखे पहले, जब तक बोलूँ नहीं तब तक हटाएगा नहीं कोई। आँख पे रखे और अपनी ही हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे हाथ को खोलें। हाथ को आगे करते जाएं, हाथ को आगे करते जाएं और अपनी ही हथेलियों को देखते हुए आँख खोलें। अपने ही हथेलियों को देखते हुए आँखों को खोलें। मेरा दिमाग शांत हो गया था। मेरे समय मेरा ध्यान इधर उधर जा रहा था, फिर वापस आ रहा था, फिर चला जा रहा था। मेरा ध्यान अच्छा से जा रहा था, मेरा दिमाग शांत हो गया है। मैंने जब अभी ध्यान किया तो इस ध्यान के पश्चात जैसे मुझे ऐसा लगा कि मेरा मस्तिष्क बिल्कुल शांत और उस ब्रह्मांड के शून्यता के तरफ गया, जहाँ से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कुछ दूर तक निकल गया हूँ। जब इन्होंने वापस आने को कहा तो थोड़ी देर के लिए मेरा हाथ पैर बिल्कुल स्थिर और लॉक हो चुका था। मैं वापस नहीं आ रहा था। इतनी शांत, इतनी शून्यता के तरफ जो है मेरा मस्तिष्क गया। मैंने ध्यान किया तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है। मेरा मन एकदम शांत हो गया। मेडिटेशन करने के समय हमें बहुत ही शांति मिला और इसे हम आगे भी करेंगे।
आज मैंने जो ध्यान किया, मुझे उस ध्यान से बहुत सी शिक्षा मिली है और मेरे मन को, दिल को, तन को, सबको शांति मिली है। मैं ये प्रतिदिन करना चाहूँगी, सुबह शाम दोनों टाइम करना चाहूँगी। मुझे ये करके बहुत अच्छा लगा है। जब मैंने आज ध्यान किया तो मुझे एकदम हल्का महसूस हो रहा था और मैं यह ध्यान प्रतिदिन करूँगा, सुबह शाम। धन्यवाद। मेडिटेशन से मेरा मन शांत हो गया था और मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ये मेरा ध्यान का पहला दिन था जिसमें मैंने सीखा कि मुझे अपने आसपास के वातावरण से मुक्ति जैसा मुझे महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक दूसरे आयाम में पहुंच गया हूँ, जगह में पहुंच गया हूँ जहाँ मुझे शांति महसूस हुआ। सभी के भांति मेरा भी मन शांत और एकाग्र हो गया था। मैं भी इस संसार रूपी मोह माया से दूर चला गया था थोड़ी देर के लिए। यह ध्यान मेरे लिए बहुत ही लाभदायक है और मैं इसे प्रतिदिन करना चाहूँगा।